के बाद अगला मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। तो इस टॉपिक में हम स्टडी करते हैं अल्कोहल्स, फिर उसके बाद फिनोल्स, फिर पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स, और फिर उसके बाद ईथर्स और जो बाकी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है अल्कोहल्स। तो चैप्टर का नाम भी बदल गया है, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स अब कहा जाता है इसको। तो इसमें पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स भी अभी हमें करने हैं, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी कंपटीशंस में आते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें अल्कोहल्स। और अल्कोहल्स करने से पहले, जैसे हमने हेलो एल्केन्स में किया था, कि सबसे पहले हम करेंगे आइसोमेरिज्म स्टडी, फिर उसके बाद उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसके बाद उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये आइसोमेरिज्म करने से पहले थोड़ी सी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स की अगर बात की जाए, वैसे तो ये बात आप सभी जानते हो, पर फिर भी एक बार जस्ट रिवाइज कर लें कि व्हाट आर प्राइमरी अल्कोहल्स। आप लिख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। उसके अंडर ये तीन तरह की हम क्लासिफिकेशन करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल्स होती हैं, फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स, फिर टर्शरी अल्कोहल्स होती हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल्स कौन सी होती हैं? जब जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हो उसके साथ आगे सिर्फ एक ही कार्बन लगा हो, तो उस अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। और ऐसी अल्कोहल में OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा है, नॉर्मली उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स लगे होते हैं। तो इस कार्बन को हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन, क्योंकि इसके साथ आगे एक ही कार्बन और लगा है। प्राइमरी को हम 1 डिग्री लिखकर भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब प्राइमरी कार्बन के साथ OH ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप लगा हो तो ये वाला कंपाउंड होगा प्राइमरी अल्कोहल। फिर इसके बाद आती हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो सेकेंडरी अल्कोहल्स होती हैं जब OH ग्रुप लगा हो टू सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन होती है जिस कार्बन के साथ 2 कार्बन एटम्स और लगे हों। जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है, तो उसके साथ 2 कार्बन और लगे होने के कारण ये सेकेंडरी कार्बन है। और जब OH ग्रुप लगा हो सेकेंडरी कार्बन के साथ, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और तीसरी टाइप होती है सबसे बाद में, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल्स, ये हम उन अल्कोहल्स को कहेंगे जो टर्शरी कार्बन के साथ लगी हों। टर्शरी कार्बन होती है कि जिसके साथ 3 कार्बन एटम्स और अटैच्ड हों। तो यहां पर जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके साथ 3 कार्बन एटम्स और लगे हैं, तो ये एक टर्शरी कार्बन है। और इसके साथ OH ग्रुप लगा है, तो ये एक टर्शरी अल्कोहल है। तो इस तरीके से प्राइमरी अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है और टर्शरी अल्कोहल क्या है, ये बात क्लियर हो जाती है। तो इसके बाद हम करते हैं स्टडी आइसोमेरिज्म। तो आप लिख सकते हो हेडिंग आइसोमेरिज्म। तो ये जब हमने आइसोमेरिज्म भी किया था उसके बाद भी बात हुई थी कि आइसोमर्स होते क्या चीज हैं, किन किन टाइप के कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं। तो ये मैंने बताया था कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। और आइसोमर्स की भी आगे 2 टाइप्स थी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और आगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की टाइप्स। तो हम करेंगे सबसे पहले स्टडी आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स। और आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम कहते हैं द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसकी आगे टाइप्स होती हैं कई, जैसे सबसे पहले नंबर 1 आप करोगे चेन आइसोमर्स।
तो चेन आइसोमर्स क्या हैं आप लिख सकते हो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन कार्बन चेन्स, but different carbon carbon chains are called chain isomers. फॉर एग्जाम्पल ये वाला कंपाउंड अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें तो उसके मुताबिक नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन की जाएगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से। तो 4 कार्बन हैं अगर, तो वर्ड रूट इसके लिए होता है ब्यूट। फिर सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं तो प्राइमरी सफिक्स होता है एन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने सफिक्स लिखना है, और सफिक्स अल्कोहलिक ग्रुप के लिए होता है ओल, OL विच स्टार्ट्स विद ए वॉवल। अगर वॉवल से शुरू हो सफिक्स तो फिर एन का ई हम उड़ा देंगे, और इसके बाद इसका लोकेंट है 1 ओल। और ऐसे अल्कोहल को हम, जो स्ट्रेट चेन अल्कोहल हो, उसको हम नॉर्मल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो ये होगी नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। तो कॉमनली हम इसको नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे, अदरवाइज इट इज ब्यूटेन 1 ओल। तो इसमें कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन है। अब अगर मैं कार्बन कार्बन चेन की ब्रांचिंग कर दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला केस लूं यहां पर, तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक कार्बन के साथ 2 सिमिलर मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो जब एक कार्बन के साथ 2 सिमिलर ग्रुप्स हों तो उसके लिए हम प्रीफिक्स आइसो यूज करते हैं। तो इसको हम कॉमनली कहेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, और IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंगली यहां पर स्ट्रेट चेन विल बी दी पेरेंट चेन। नंबरिंग ऑफ दी पेरेंट चेन हम किस तरह से करेंगे कि कार्बन एटम जिसके साथ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, यहां पर उसको नंबर 1 मिलेगा। और सेकंड कार्बन पे है एक CH3 ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम आप लिखोगे 2 मिथाइल। फिर पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो वर्ड रूट होता है प्रोप। सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं तो प्राइमरी सफिक्स इज एन, और फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप है जिसके लिए सफिक्स ओल वोवल से स्टार्ट होता है, इसलिए एन का ई हम यूज नहीं करेंगे। तो प्रोपेन 1 ओल। IUPAC नेम इस तरह से लिखते हैं, और कॉमन नेम मैं आपको बता चुका हूं कि जब एक कार्बन के साथ 2 सेम मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं तब इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं आइसो, और टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम हम लिखेंगे। तो ये हुए हमारे पास चेन आइसोमर्स। और एक और हम इसका कर सकते हैं जिसको हम नियोब्यूटाइल अल्कोहल या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं, कि जब ये वाला CH2 ग्रुप भी यहां पर CH3 बन के लग जाए। तो चेन आइसोमर्स में कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10O। ये 3 2 5 2 7 2 9 और एक 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 4 कार्बन है C4H10O। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन कार्बन चेन्स, यहां पर स्ट्रेट चेन है और यहां पर ब्रांच्ड चेन है, तो इनको हम कहते हैं चेन आइसोमर्स। फिर इसके बाद सेकंड टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स, और ये भी मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, इनको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। सब्स्टिट्यूएंट यहां पर हम फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल यूज करेंगे,
जैसे यहां पर है ये फर्स्ट कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है, पेरेंट चेन नो डाउट स्ट्रेट चेन है 1 2 3, और इसका IUPAC नेम है प्रोपेन। फिर फर्स्ट कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है तो 1 ओल। सफिक्स क्योंकि वोवल से शुरू हुआ इसलिए हमने एन का लास्ट ई यूज नहीं किया। और पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट करनी है, यहां पर OH ग्रुप लगा है फर्स्ट कार्बन के साथ। अब इसकी मैं पोजीशन अगर चेंज कर दूं, इसको सेकंड कार्बन के साथ लगा दूं, तो इसका IUPAC नेम अब क्या होगा? हम नंबरिंग करेंगे पेरेंट चेन की, चाहे लेफ्ट टू राइट करो चाहे राइट टू लेफ्ट करो, एक ही चीज है क्योंकि इक्वलेंट होंगे दोनों केसेस। तो इस केस में टोटल हैं 3 कार्बन, तो वर्ड रूट है प्रोप। फिर सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं तो प्रोपेन, और सेकंड कार्बन पे है ओल ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप, तो प्रोपेन 2 ओल। तो इस तरीके से हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम करेंगे, और कॉमन नेम इसका होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके साथ दो सेम CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसलिए इसका कॉमन नेम आप लिख सकते हो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। तो यहां पर इन दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस कोई नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, जस्ट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो इन दोनों को हम कहेंगे पोजीशन आइसोमर्स। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में ही तीसरी टाइप होती है फंक्शनल आइसोमर्स की। तो नंबर 3 फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। आप लिख सकते हो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं दो, ये है इथेनॉल, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, 2 कार्बन एटम्स हैं तो C2, हाइड्रोजन है 3 + 2 5 + 1 6, तो H6, और एक ही ऑक्सीजन है C2H6O, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और ये जो मैं कंपाउंड लिख रहा हूं डाई मिथाइल ईथर या मिथॉक्सीमीथेन, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। यहां पर OH ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, और यहां पर ईथर है फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरीके से ये हो गए फंक्शनल आइसोमर्स। अल्कोहल्स एंड ईथर्स, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फिर इसके बाद स्टीरियो आइसोमर्स आते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बाद स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं ये भी आपको लिखवाया था। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप दोबारा से लिख लो क्योंकि याद अक्सर नहीं रखते बच्चे। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स, और स्पेशियल के स्पेलिंग होते हैं इस तरह से, सी से नहीं लिखा जाता। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर्स।
और आइसोमेरिज्म में हमने स्टीरियो आइसोमर्स की 3 टाइप्स की थी, जिनमें सबसे पहले किए थे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, फिर किए थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और सबसे बाद में किए थे ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स तो हम करेंगे नहीं क्योंकि वो इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट या इम्पॉर्टेंट नहीं होते। तो उसके बाद आएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये जो अल्कोहल्स हैं ये शो ही नहीं करते, क्योंकि इनमें सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं जिनके अराउंड कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हम लगा सकते अबाउट दी रोटेशन। तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करते, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करते हैं। तो यहां पर 4th टाइप के आइसोमर्स होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। नंबर 4 आप लिख सकते हो, क्योंकि सबसे पहले हमने चेन आइसोमर्स किए, फिर पोजीशन आइसोमर्स किए, फिर फंक्शनल आइसोमर्स किए और उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आपने किया है कि ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, but which rotate the plane of plane polarized light in opposite directions, उनको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इनकी कंडीशंस में हमने किया था कि कायरलिटी और डिससिमेट्री इन द स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर तो ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स हैं, जैसे यहां पर ये वाली कार्बन जो मैंने स्टार से रिप्रेजेंट की है, ये एक कायरल कार्बन है, इसके साथ जो चारों एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स लगे हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर होगी नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट कोइंसाइड नहीं करेगी। तो इसकी मिरर इमेज मैं इधर बना देता हूं। इस तरीके से होगी। तो ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो इसलिए अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये इसकी मिरर इमेज लीवो रोटेटरी होगी, अगर ये लीवो रोटेटरी है तो इसकी मिरर इमेज डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगी। तो इस तरीके से कुछ अल्कोहल्स जो हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर जाती हैं। तो इसके साथ जो आइसोमेरिज्म टॉपिक हम करते हैं अल्कोहल्स में वो हमने देख लिया कि अल्कोहल्स कौन कौन सी टाइप का आइसोमेरिज्म शो करती हैं। आइसोमेरिज्म के बाद अब हम स्टडी करेंगे इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड है फ्रॉम हेलोएल्केन्स। और ये बात मैं बताऊं आपको कि ये हमने अल्कोहल्स की हेलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर सबसे पहली रिएक्शन ही यही की थी, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। तो वही सेम रिएक्शन यहां पर रिपीट होती है। किस तरह से, मैं यहां पर पूरा साफ करके लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छी तरह से याद आ जाए कि हमने रिएक्शन कौन सी की थी। तो यहां पर अगर आप देखो तो जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच्ड है उसके साथ आगे सिर्फ एक कार्बन और लगा है, तो ये प्राइमरी हेलोएल्केन है। इसमें अगर मैं KOH एक्वस ऐड करूं, एक्वस का मतलब है वाटर में सॉल्यूशन उसका, वाटर में डिसॉल्व करके, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि मेटल कहीं भी हेलोजन को देखे अगर, तो मेटल हेलोजन के साथ मिलकर मेटल हेलाइड बना लेती है, उसी टाइम यहां से हेलोजन विल बी लॉस्ट, Br नेगेटिव निकलेगा और उसकी जगह पे OH नेगेटिव आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, प्लस बनेगा KBr। तो ये थी एक प्राइमरी हेलोएल्केन और उससे बनी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल।
फिर सेकंड केस हम करते हैं, कोई सेकेंडरी हेलोएल्केन यूज करते हैं। तो सेकेंडरी हेलोएल्केन्स थोड़े ज्यादा रिएक्टिव होते हैं फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब Br नेगेटिव यहां से जाएगा तो एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होने के कारण ज्यादा फास्ट और ज्यादा अमाउंट में बनता है। तो इस तरीके से अब हमें जो अल्कोहल मिलेगी दैट विल बी ए सेकेंडरी अल्कोहल। दिस प्लस के बी आर की जगह पे आकर OH ग्रुप लग गया तो सेकेंडरी अल्कोहल बनी। सेकेंडरी हेलोएल्केन्स थोड़े ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और अगर मैं यूज करूं टर्शरी हेलोएल्केन तो उसकी अगर सिमिलर कंडीशंस में रिएक्शन करवाई जाए तो हमारे पास बनना चाहिए एक टर्शरी अल्कोहल। इस तरीके से एक टर्शरी अल्कोहल हमें मिलना चाहिए। अब यहां पर सभी जो हेलोएल्केन्स हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं, जिसमें कि हेलोजन एटम्स जो है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को भी अपने साथ ले जाता है, और इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन एटम का होता है। इस तरीके से अगर कार्बन एटम का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो यहां पर मिलेगा हमें प्राइमरी कार्बोकेटायन, यहां पर बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और यहां पर बनेगा टर्शरी कार्बोकेटायन। और टर्शरी कार्बोकेटायन क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा फास्ट बनेगा और सबसे ज्यादा अमाउंट में बनेगा। ये बात भी मैंने आपको बताई है कई बार कि मोर स्टेबल ए प्रोडक्ट मोर रेडिली इट इज फॉर्म्ड एंड फॉर्म्ड इन ग्रेटर क्वांटिटी। तो इसलिए टर्शरी हेलोएल्केन यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, सेकेंडरी हेलोएल्केन उससे कम और प्राइमरी हेलोएल्केन सबसे कम। तो आप लिख सकते हो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हेलोएल्केन्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज टर्शरी हेलोएल्केन सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं फॉलोड बाय सेकेंडरी हेलोएल्केन, और सबसे जो कम रिएक्टिव होते हैं वो प्राइमरी हेलोएल्केन्स हुआ करते हैं। तो ये होगा इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब इसी अगर हम रिएक्टिविटी को यूज करें कि ये टर्शरी हेलोएल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगी, तो टर्शरी अल्कोहल की परसेंटेज यील्ड सबसे ज्यादा होनी चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल उससे थोड़ी कम बननी चाहिए, और प्राइमरी अल्कोहल तो सबसे कम बननी चाहिए। पर जब जाके रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और हम परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स मेजर करें अगर, तो देखा जाता है कि प्राइमरी अल्कोहल की सबसे अच्छी यील्ड निकलती है। प्राइमरी अल्कोहल की तो वेरी हाई यील्ड हुआ करती है, सेकेंडरी अल्कोहल की मॉडरेट होती है, और टर्शरी अल्कोहल की सबसे ज्यादा यील्ड होने की बजाय होती है सबसे कम, वेरी पुअर यील्ड, की गलती से अगर 2-4% बन सके तो बन जाती है टर्शरी अल्कोहल, नहीं तो वो भी नहीं बनती। तो इतनी कम इसकी यील्ड कैसे हुई? ये हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो टर्शरी अल्कोहल को सबसे फास्ट या सबसे ज्यादा अमाउंट में बनना चाहिए था, पर मिलती हमें ये सबसे कम है। तो ये भी हमने हेलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में बड़ा प्रॉपर वे में स्टडी किया था कि व्हाई परसेंटेज यील्ड ऑफ टर्शरी अल्कोहल इज सो पुअर, क्यों होती है इतनी पुअर यील्ड इनकी। तो ये मैं आपको थोड़ा सा याद करवाऊं कि हमने तब SN1 और SN2 मैकेनिज्म्स किए थे, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे टर्शरी अल्कोहल की परसेंटेज यील्ड सबसे कम होती है। तो यहां पर भी वही टॉपिक आएगा, तो आप थोड़ा सा उसको हम ब्रीफ में लिख लेते हैं। आप क्वेश्चन लिख लो कि व्हाई
the percentage yield of tertiary alcohol is very poor when it is prepared from haloalkane। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो कि टर्शरी हेलोएल्केन्स फॉलो SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो यहां से हेलाइड आयन जो है वो अपने आप ही लूज हो जाएगा। ब्रोमीन क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो जब भी यहां से जाएगी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ लेके जाएगी, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन एटम का भी है। तो इस तरीके से कार्बन एटम का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस हमें ऑब्टेन होगा Br नेगेटिव। तो इस तरीके से ये हमारे पास सिचुएशन बनती है। टर्शरी कार्बोकेटाइन आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, आप देख सकते हो कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके वैलेंस शेल में कितने कर इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे और 2 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, जो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को सबसे ज्यादा कंपेंसेट करते हैं या इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो ये ज्यादा स्टेबल होने के कारण ही रेडिली फॉर्म हो जाता है, क्योंकि मोर स्टेबल ए प्रोडक्ट मोर रेडिली इट इज फॉर्म्ड। तो इस तरीके से जो हमारे पास टर्शरी हेलोएल्केन होगा वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और सबसे पहला स्टेप होगा उसमें आयोनाइजेशन। और फिर सेकंड स्टेप होता है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, नीचे जो CH3 ग्रुप है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख रहा हूं। इसका एक हाइड्रोजन मैंने अलग करके लिखा। ये आपने हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट जब किया था वहां पर हमने देखा था कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के जो नेक्स्ट कार्बन होती है उसके हाइड्रोजन के साथ पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं, वीक बॉन्ड्स होते हैं, और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होता है। और OH नेगेटिव आयन भी आपको पता है कि बड़ा स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक होता है। इसको जहां कहीं भी H पॉजिटिव अगर मिल सकता हो तो ये फटाफट H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करके अनआयोनाइज्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या करेगा, यहां से H पॉजिटिव आयन को प्रेफरेबली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर बना देते हैं वाटर। अब ऑक्सीजन को तो दोनों लोन पेयर्स वापस मिल गए। इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बाकी बच गया, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन तो पीछे ही छोड़ गई है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर को जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो अपनी तरफ खींच लेगी। तो हमें ऑब्टेन होगा एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन। यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम टर्शरी हेलोएल्केन में एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH या KOH डालकर अल्कोहल बनाने की कोशिश करें तो हमें ज्यादा अमाउंट में एल्कीन मिलता है। अल्कोहल अगर बन भी जाए तो बहुत कम, यानी कि 2-4% ही बन सकती है, उससे ज्यादा नहीं बनती। तभी टर्शरी अल्कोहल की परसेंटेज यील्ड मैंने आपको वेरी पुअर करके लिखवाई है। सेकेंडरी हेलोएल्केन्स जो होते हैं वो SN1 मैकेनिज्म भी फॉलो करते हैं, SN2 मैकेनिज्म भी फॉलो करते हैं। जो मॉलिक्यूल तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे उनमें तो एलिमिनेशन होकर एल्कीन बन जाएगा इस तरह से, और जो मॉलिक्यूल्स SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे उनमें फिर अल्कोहल ही बनेगी, चाहे वो थोड़ा स्लो रिएक्शन होगी पर जो बनेगी वो अल्कोहल ही। इसीलिए सेकेंडरी हेलोएल्केन में अगर 50-50% भी हो चांस कि 50% मॉलिक्यूल्स SN1 मैकेनिज्म फॉलो करें और 50% मॉलिक्यूल्स SN2 मैकेनिज्म फॉलो करें, तो ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल जो है वो 50% के अराउंड ही बनेगी। तभी मैंने
सेकेंडरी हेलो एल्केन में मॉडरेट यील्ड लिखवाई थी, और प्राइमरी हेलो एल्केन तो SN1 मैकेनिज्म कभी फॉलो कर ही नहीं सकता, वो हमेशा सिर्फ SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, जिसमें कि कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनता। तो इस तरीके से एलिमिनेशन होने का भी कोई चांस नहीं होता। तो चाहे रिएक्शन थोड़ी स्लो हो, पर परसेंटेज यील्ड ऑफ द अल्कोहल जो है वो काफी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हेलो एल्केन से हम अल्कोहल्स किस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं इसको जनरल वे में लिख दूं तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हेलो एल्केन प्लस MOH, M इज एनी अल्कली मेटल, जैसे हम NaOH भी लिख सकते हैं, KOH भी लिख सकते हैं। तो मेटल और हेलोजन ये तो इमीडिएटली जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि मेटल हेलाइड जो है वो तो इंस्टेंटली फॉर्म हो जाता है, और एक जो OH ग्रुप है ये जाकर एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और अल्कोहल बना देगा प्लस मेटल हेलाइड। इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब हेलो एल्केन से अल्कोहल बनानी है तो इसको हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेलो एल्केन्स by treating them with moist silver oxide, by treating them with moist silver oxide। अब सिल्वर ऑक्साइड तो आपको पता है क्या होता है, इट इज Ag2O। सिल्वर ऑक्साइड ये ड्राई सिल्वर ऑक्साइड होगा कि जब मॉइस्चर जरा भी नहीं है। अगर इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ जाए या वाटर के कांटेक्ट में आए ये, तब क्या होगा, यहां पर ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो इस सिल्वर हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो जैसे हम हेलो एल्केन से अल्कोहल्स बना रहे हैं बाय ट्रीटिंग देम विद NaOH एक्वस और KOH एक्वस, तो उसकी बजाय अगर हम ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड भी यूज कर लें तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से हेलो एल्केन जो है वो फॉर्म हो सकता है। प्लस करेंगे AgOH, तो यहां से AgBr विल बी गॉन, और एक बॉन्ड इस कार्बन का ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का, तो दोनों एटम्स में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लस हमें मिलेगा AgBr। तो इस तरीके से हेलो एल्केन से अगर अल्कोहल बनानी हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड ही हम यूज़ करें, उसकी बजाय अगर हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यूज़ कर लें तो इस तरीके से भी रिएक्शन जो है वो की जा सकती है। तो अभी हमने डिटेल में स्टडी किया कि कैसे हम हेलो एल्केन से अल्कोहल्स बना सकते हैं। तो हेलो एल्केन्स के बाद सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आता है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं, ये हम जनरली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड से हम जो अल्कोहल्स हैं वो कैसे कैसे बना सकते हैं, इसके भी आगे आप करोगे 3 तरीके डिफरेंट। तो जैसे सबसे पहले है ए पार्ट हम लिख लेते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो यहां पर बात सिर्फ ये याद रखनी है कि एल्डिहाइड की जब भी रिडक्शन करेंगे हम तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी,
और कीटोन की रिडक्शन करके अगर हम बनाएंगे अल्कोहल तो वो सेकेंडरी होगी। तो जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड लें हम कोई भी, जैसे इथेनॉल लिया मैंने, एसिटल्डिहाइड, इसकी रिडक्शन की जाए, चाहे तो हम करें कैटालिटिक रिडक्शन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, चाहे हम यूज कर लें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये एल्डिहाइड की रिडक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल बना देते हैं। और अगर मैं कोई कीटोन यूज करूं तो कीटोन की रिडक्शन से अंडर सिमिलर कंडीशंस, थोड़ा बहुत इनको हीट भी करना पड़ेगा, अंडर सिमिलर कंडीशंस हमें मिलेगी एक सेकेंडरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल से हमें मिलती है, एल्डिहाइड से हमें मिलेगी प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन की रिडक्शन करने से मिलेगी सेकेंडरी अल्कोहल। और ऐसे ही जो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट, ये कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया है, तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। पर अगर हम थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये काफी सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे मैं यहां पर एक कंपाउंड लिखकर उसकी रिडक्शन से ही मैं ये बात एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ये वाला एक एल्डिहाइड मैंने लिया, इसमें यहां पर भी अनसैचुरेशन है, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है क्रोटोन एल्डिहाइड, यही नाम ज्यादा चलता है इसका। क्रोटोन एल्डिहाइड। तो क्रोटोन एल्डिहाइड की अगर मैं रिडक्शन करूं तो उससे हमें मिलेगी हमारे पास अल्कोहल, नो डाउट। पर रिडक्शन करने के इसके दो तरीके मैं यहां पर यूज करने लगा हूं। अगर मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करूं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये इथिलीनिक डबल बॉन्ड यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिडक्शन भी कर देता है, और कार्बोनिल ग्रुप की यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की रिडक्शन तो ये करेगा ही करेगा। इस ग्रुप की थोड़ी इजीली रिडक्शन होती है, इस ग्रुप की थोड़ी डिफिकल्ट होती है रिडक्शन। तो इसलिए अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया तो ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ एक इथिलीनिक डबल बॉन्ड की रिडक्शन भी कर देगा, तो इससे हमें मिलेगा नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल ये। पर अगर मैं थोड़ा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूं जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, तो ये थोड़ा एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन तो कर देता है पर इथिलीनिक डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिडक्शन नहीं कर पाता, तो इससे हमें एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल मिलेगी, ये वाली। तो इस अल्कोहल का कॉमन नेम होता है क्रोटाइल अल्कोहल, क्योंकि ये क्रोटोन एल्डिहाइड की रिडक्शन से मिली है, तो इसको कॉमनली कहा जाता है क्रोटाइल अल्कोहल। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं, उनकी रिडक्शन हमने देख ली कि चाहे कैटालिटिक रिडक्शन करें चाहे केमिकल रिडक्शन करें, उनसे हम अल्कोहल्स बना लेते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो इससे कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ इथिलीनिक डबल बॉन्ड की रिडक्शन भी हो जाती है। और अगर थोड़ा सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट या वीक रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड में यूज करूं तो उससे सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन होती है, जबकि इथिलीनिक डबल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो एज सच ही रह जाता है। तो इस तरीके से क्रोटोन एल्डिहाइड से हमने नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल भी बना ली और क्रोटाइल अल्कोहल भी बना ली। तो इस तरीके से रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से हम बना सकते हैं अल्कोहल्स। एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल बनती है, और कीटोन की रिडक्शन से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो ऑब्टेन होती है।
और फिर इसके बाद बी पार्ट हम करते हैं इसका बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स तो हमने काफी यूज कर लिए हैं। ये मैंने बताया था आपको कि ये हर एक फंक्शनल ग्रुप के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी यूज होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी यूज होंगे। तो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करके उनसे अल्कोहल्स बनाएंगे। तो वो किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेंगी आप लिख सकते हो। पहले नंबर 1 इसका के फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड हम कहते हैं HCHO यानी कि मीथेनॉल को। तो इट गिव्स प्राइमरी, प्राइमरी को हम 1 डिग्री लिखकर भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मीथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल्स। तो ये किस तरीके से रिएक्शन होती है। फॉर्मेल्डिहाइड हमें पता है ये वाला कंपाउंड होता है HCHO। इसमें अगर मैं कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करूं जैसे CH3MgBr, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्योंकि यूज किया है तो ये बात पहले भी हुई है कि ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, किसी भी प्रोटॉन डोनर से इनको बचा के रखना होता है। तो इसलिए हम रिएक्शन को हमेशा ड्राई मीडियम में करते हैं यानी कि जिसमें वाटर की प्रेजेंस जरा भी ना हो। तो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं ड्राई ईथर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन एटम के ऊपर लोन पेयर भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी, और मैग्नीशियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। और फॉर्मेल्डिहाइड में आप देखोगे कि ऑक्सीजन क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो इसलिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ को डिस्प्लेस करती है। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये भी आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो नेगेटिव आयन है ये स्पॉन्टेनियसली जाएगा टू दी कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। और हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसमें -E इफेक्ट था कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल किसी पाई बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अटैक करे तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ट्रांसफर हो जाते हैं अवे फ्रॉम द कार्बन टू विच द अटैकिंग रिएजेंट गेट्स फाइनली अटैच्ड। जैसे यहां पर ये CH3 ग्रुप जो है ये जाके अटैच होगा टू दिस कार्बन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी अटैच्ड हैं CH2। उसके बाद रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो गया। अब इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है नीचे कार्बोनिल कार्बन का, जब उसको भी मैंने ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर कर दिया तो ऑक्सीजन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन के साथ फिर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड मैग्नीशियम जो है ये जाके अटैच हो जाएगा और हमें मिलेगा एक ऐसा आयनिक कंपाउंड। ये अब इसका करूंगा मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कि इसमें थोड़ा बहुत एसिडुलेटेड वाटर अगर मैं ऐड करूं, एसिडिफाइड वाटर, वाटर में अगर एसिड डाल दिया जाए थोड़ा सा तो वाटर ज्यादा आयोनाइज हो जाता है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट होगा और H पॉजिटिव जाएगा यहां पर O नेगेटिव के पास तो हमें मिल जाएगी इथेनॉल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल है, और OH नेगेटिव जाएगा मैग्नीशियम के पास तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि फॉर्मेल्डिहाइड अगर हम यूज करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो मर्जी यूज कर लें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो मर्जी कार्बन एटम हो उसमें जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगेगा वो तो होगा फॉर्मेल्डिहाइड वाला जिसके साथ 2 हाइड्रोजन पहले ही लगे हुए हैं। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगी जब हम फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है
वो ऐड करें। तो इसी तरीके से अगर कोई और हम एल्डिहाइड यूज कर लें, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड्स में सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड ही बनाता है, तो अगर कोई और एल्डिहाइड में यूज कर लूं तो वो भी आप लिख सकते हो कि अदर एल्डिहाइड्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल्स। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी और एल्डिहाइड है तो उससे सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगी हमें। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है किसी और एल्डिहाइड की, इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है ये। इसमें अगर मैं ग्रिगनर्ड रिएजेंट ऐड करूं से CH3MgBr, तो सॉल्वेंट तो जैसे हम बात कर चुके हैं कि ड्राई ईथर ही यूज करना होगा। सॉल्वेंट को हमेशा हम फ्री फ्रॉम मॉइस्चर रखेंगे, और कार्बन CH3 ग्रुप वाली कार्बन के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए ये अटैक करेगी इधर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और MgBr जो है ये जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहां पर हमें मिलेगा CH3, फिर C के साथ आगे फर्दर CH3 ग्रुप जाके लग जाएगा, और ऊपर O, इसके साथ MgBr लग गया। और इसमें अगर मैं एसिडुलेटेड वाटर ऐड करूं तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसका, तो इससे हमें मिलेगा एक सेकेंडरी अल्कोहल का मॉलिक्यूल और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ये तो इस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय कोई भी और एल्डिहाइड अगर हम यूज करें तो उससे जो अल्कोहल बनेगी वो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल होगी, यानी कि OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा होगा उसके साथ 2 कार्बन एटम्स और लगे होंगे, तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल इस तरीके से बन जाएगी। और बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही होगी थर्ड पार्ट इस रिएक्शन का, कि यहां पर हम अब एल्डिहाइड तो सारे खत्म हो गए, तो हम बात करेंगे कीटोन्स की। कीटोन्स गिव टर्शरी अल्कोहल्स। कीटोन हम कोई भी यूज कर लें तो उससे हमें सिर्फ टर्शरी अल्कोहल ही मिलेगी। जैसे यहां पर कीटोन में एग्जांपल लेता हूं एसीटोन की या प्रोपेनोन की, 3 कार्बन वाला, तो एक जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप तो पहले लगे हुए हैं, यहां से आके तीसरा मिथाइल ग्रुप भी लग गया, तो यानी कि अब सिचुएशन बनेगी ये वाली। तो ये वाला हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद टर्शरी अल्कोहल हमें देगा। अब यहां पर आप देख सकते हो कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है उसके साथ 3 कार्बन एटम्स और लगे हैं, तो ये एक टर्शरी अल्कोहल है। तो ये रिएक्शन भी आप पूरी लिखो। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने देखा कि ग्रिगनर्ड रिएजेंट ऐड करके हमने प्राइमरी अल्कोहल भी बना ली। फॉर्मेल्डिहाइड में अगर ग्रिगनर्ड रिएजेंट ऐड करें तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलती है, अगर किसी और एल्डिहाइड में हम ग्रिगनर्ड रिएजेंट ऐड करें तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलती है, और अगर कीटोन में हम ग्रिगनर्ड रिएजेंट ऐड करें तो इससे हमें टर्शरी अल्कोहल जो है वो मिलती है। तो अभी तक हमने जो मेथड्स किए या बाद में भी जो करेंगे उनसे हमें नॉर्मली प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल्स ही मिलती हैं। जैसे हमने सबसे पहले किया था फ्रॉम हेलो एल्केन्स, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी अल्कोहल की यील्ड तो अच्छी होती है, सेकेंडरी की मॉडरेट होती है, टर्शरी तो बनती नहीं है उस मेथड से भी। फिर उसके बाद सेकंड हमने किया था कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन करके, उसमें एल्डिहाइड की रिडक्शन की तो प्राइमरी अल्कोहल बनी, और कीटोन की रिडक्शन की तो सेकेंडरी अल्कोहल बनी, पर टर्शरी अल्कोहल तो नहीं बनी। तो टर्शरी अल्कोहल बनाने का ये एक एक्सेलेंट तरीका होता है कि किसी भी कीटोन में आप ग्रिगनर्ड रिएजेंट ऐड करके उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो तो टर्शरी अल्कोहल बड़ी अच्छी यील्ड में हमें ऑब्टेन हो जाती है। तो इसलिए ये मेथड, इसके तीनों स्टेप्स जो हैं ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
और प्रेजेंट टाइम्स में यानी कि आजकल ये ग्रिग्नर्ड रिएजेंट की बजाय जो एल्काइल लिथियम्स होते हैं कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, ये भी काफी ज्यादा यूज किए जाने लगे हैं। एल्काइल लिथियम भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के जैसे ही रिएक्शन करवाएगा। ए पार्ट हमने किया था बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स और बी पार्ट किया था बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स। अब सी पार्ट है बाय द एक्शन ऑफ एल्काइल लिथियम्स। लिथियम हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि लिथियम पॉजिटिव जो मेटेलिक केटायन है उसका साइज सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा मेटल केटायन होता है लिथियम पॉजिटिव। तो छोटा होने के कारण उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि ये इवन कार्बन के साथ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना लेता है। तो और जो मेटेलिक हमारे पास एल्काइल लिथियम्स होते हैं ये ऐसे ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। तो यहां पर भी हम आप देख सकते हो कि जैसे मैं ये एसिटल्डिहाइड लिया कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें मिथाइल लिथियम अगर ऐड करूं तो मिथाइल लिथियम भी ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के जैसे ही अटैक करेगा। ये आयोनाइज होगा इनटू CH3 नेगेटिव और लिथियम पॉजिटिव। तो CH3 नेगेटिव है अगर, न्यूक्लियोफाइल नो डाउट कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जाएगा और लिथियम पॉजिटिव जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और यहां पर हमें ऑब्टेन होगा ये वाला कंपाउंड। फिर इसके बाद इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर हम करें, इसमें एसिडुलेटेड वाटर अगर ऐड करें तो H पॉजिटिव जाता है यहां पर O नेगेटिव के पास और OH नेगेटिव जाके अटैच होगा लिथियम पॉजिटिव के साथ। तो हमें एक सेकेंडरी अल्कोहल और साथ में लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऑब्टेन हुआ। और अगर कोई कीटोन यहां पर मैं यूज कर लूंगा तो उससे हमें एक टर्शरी अल्कोहल जो है वो ऑब्टेन होगी। तो इस तरीके से जो एल्काइल लिथियम्स का एक्शन हम करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर, ये एक रीसेंट मेथड है और ये इंपॉर्टेंट भी है नो डाउट। तो और यूजफुल बहुत ज्यादा है। आज की डेट में ग्रिग्नर्ड रिएजेंट को रिप्लेस करके हम एल्काइल लिथियम्स को थोड़ा ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कार्बोनिल कंपाउंड से भी हम अल्कोहल्स किन किन तरीकों से बना सकते हैं। पहले आपने किया बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, फिर उसके बाद बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स और फिर उसके भी बाद हमने किया कि बाय द एक्शन ऑफ एल्काइल लिथियम्स। तो इनके बाद फिर तीसरा तरीका आएगा अल्कोहल्स की प्रेपरेशन में, फ्रॉम साइक्लिक ईथर्स और इपॉक्सी एल्केन्स। फ्रॉम साइक्लिक ईथर्स और इपॉक्सी एल्केन्स। इपॉक्साइड्स या इपॉक्सी एल्केन्स हम कहते हैं जो साइक्लिक ईथर्स होती हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है वो साइक्लिक रिंग का एक पार्ट होता है। जैसे ये वाला कंपाउंड है इपॉक्सी इथेन या इथिलीन इपॉक्साइड, इसको हम कॉमनली कहते हैं इपॉक्सी इथेन। ऑक्साइरेन्स भी ऐसे ही कंपाउंड्स को हम जनरली कह देते हैं। इसमें अगर ग्रिग्नर्ड रिएजेंट ऐड किया जाए, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट अगर यूज किया है तो सॉल्वेंट नो डाउट हम मॉइस्चर से फ्री रखेंगे यानी कि ड्राई ईथर ही यूज करेंगे। ड्राई ईथर मैं कई बार बता चुका हूं कि ईथर विदाउट इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर होती है। ईथर तो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, तो ड्राई ईथर का मतलब ये नहीं होता कि ईथर को इवेपोरेट ही कर दो। तो ड्राई ईथर होती है ईथर विदाउट इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर। तो यहां पर है CH3 नेगेटिव, Mg के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज
और इधर कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ विड्रॉ करती है। ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो नो डाउट ये CH3 नेगेटिव इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर ही जाके अटैच होगा। यहां से आया CH3 नेगेटिव, फिर ये CH2, और जैसे ही CH3 नेगेटिव यहां पे पहुंचेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। इस CH2 के साथ अगला CH2 ग्रुप अटैच्ड है, और इसके बाद है ऑक्सीजन जिसके ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ये तो बचेगा ही बचेगा, और इसके साथ ये MgBr पॉजिटिव जाके अटैच हो जाएगा। और इससे आगे तो हमने पढ़ा है कि अल्कोहल कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, कि इसमें अगर एसिडिफाइड वाटर ऐड किया जाए तो H पॉजिटिव जाएगा O नेगेटिव के पास, तो हमें मिलेगी एक प्राइमरी अल्कोहल और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि अगर हम इपॉक्सी अल्केन या साइक्लिक ईथर में भी ग्रिगनर रिएजेंट का एक्शन करवाएं तब भी हमें अल्कोहल्स जो हैं वो मिल जाती हैं। फिर इसके बाद फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स हम करते हैं, दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फोर्थ मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करके हम जो अल्कोहल्स हैं वो बनाएंगे यहां पर। तो जैसे मैं थोड़ा सिंपल इथेनोइक एसिड ही अगर यूज करूं तो इसकी रिडक्शन करें अगर हम चाहे तो इसमें ऐड कर दें हम हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम और पैलेडियम और इसको हीट कर दें, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह यूज कर लें। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये किस तरीके से रिडक्शन करेगा, पहले तो ये COH वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर लगेगी, यानी कि हमें मिलेगा एक एल्डिहाइड प्लस एक हाइड्रोजन इधर OH को मिल गई तो वाटर। फिर एल्डिहाइड की फर्दर रिडक्शन हो जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, यानी कि यहां पर फिर मिल जाएगी हमें प्राइमरी अल्कोहल। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन करके भी अल्कोहल्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। फिर इसके बाद पांचवा मेथड हम करते हैं एस्टर से हम किस तरीके से अल्कोहल जो हैं वो बना सकते हैं। ये वाला मेथड भी थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रेपरेशन फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर्स बड़े स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी कोई फ्रूटी स्मेल आती है वो एस्टर्स की ही बेसिकली होती है। तो इनकी पहले हम करेंगे, पहला तरीका होगा कि बाय रिडक्शन। बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, और एस्टर की रिडक्शन चाहे तो हम कैटालिटिक रिडक्शन करें, चाहे हम कर लें केमिकल रिडक्शन, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहां पर मैंने लिया इथाइल इथेनोएट या इथाइल एसीटेट, इसकी रिडक्शन करनी है तो चाहे तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम डाल के हीट करूं, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह यूज कर लूं, तो बिल्कुल वैसे ही इसकी भी रिडक्शन हो जाएगी जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन की थी। पहले एक H मिलेगा ऑक्सीजन को, तो इससे बन जाएगी इथेनॉल,
फिर एक एच इधर मिला तो इथेनॉल यानी कि एल्डिहाइड, जिसकी फर्दर रिडक्शन होकर इससे भी 2 कार्बन वाली अल्कोहल यानी कि इथेनॉल ही मिलेगी। तो इस तरीके से बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर्स हम अल्कोहल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर मतलब मैं एस्टर यहां पर यूज करूं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों साइड डिफरेंट हों, जैसे ये मिथाइल इथेनोएट है, अगर इसकी रिडक्शन की जाए अंडर सिमिलर कंडीशंस तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, जो कार्बोनिल कार्बन है उसका ऑक्सीजन के साथ जो सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक होना होता है। तो एक अल्कोहल बनेगी यहां पर 2 कार्बन एटम्स वाली यानी कि इथेनॉल, और दूसरी अल्कोहल बनेगी यहां पर 1 कार्बन एटम वाली यानी कि मीथेनॉल। तो इस तरीके से हमने एस्टर की रिडक्शन करके अल्कोहल्स बनानी देख ली कि इनसे हम कॉमनली कौन सी अल्कोहल्स बनी है, सिर्फ प्राइमरी। तो अभी तक हमने कोई टर्शरी अल्कोहल बनाने का और तरीका नहीं किया ग्रिगनर्ड रिएजेंट को यूज करने के अलावा। तो फिर एस्टर से ही हम दूसरा तरीका यूज करके अल्कोहल बनाते हैं बाय द एक्शन ऑफ ग्रिगनर्ड रिएजेंट्स। by the action of Grignard's reagents। तो ये आपने देख लिया कि एक तो एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी यूज होंगे ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स, और आगे एस्टर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी ये यूज होते हैं ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स जो हैं। तो यहां पर भी जैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में किया था अभी थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से हम अल्कोहल्स बना लेते हैं बाय यूजिंग ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी आप लिख सकते हो कि एस्टर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, एस्टर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड गिव सेकेंडरी अल्कोहल्स। फॉर्मिक एसिड होता है मीथेनोइक एसिड, ये वाला मीथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। और अगर इसका कोई एस्टर यूज किया जाए लाइक दिस मिथाइल मिथेनोएट, तो इसमें अगर मैं ग्रिग्नर्ड रिएजेंट ऐड करूं तो तब क्या होगा, जैसे यहां पर CH3 MgBr में यूज करूं तो नो डाउट पहला स्टेप जो होगा वो फ्री फ्रॉम मॉइस्चर सिस्टम में हम करेंगे, क्योंकि अगर तो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर या कोई और प्रोटॉन डोनर ग्रिग्नर्ड रिएजेंट को मिल गया तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट उसी के साथ ही रिएक्शन करेगा। तो यहां पर कार्बोनिल कार्बन अगर आप देखो, एक इसके साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी है, दूसरी सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है, तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज काफी सिग्निफिकेंट होगा। तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट वाला एल्काइल ग्रुप इसी के ऊपर आके अटैक करेगा। तो जब ये CH3 नेगेटिव इसके पास आएगा तो यहां से जो OCH3 ग्रुप है ये यहां से लूज हो जाएगा। यहां पहले मैं आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ही इस रिएक्शन को करते हैं कि जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल इधर अप्रोच करे तो तब क्या होगा, ये CH3 ग्रुप जो है ये जाके इधर इस CH वाली कार्बन के साथ अटैच हुआ और पाई बॉन्ड जाएगा ऊपर ऑक्सीजन के पास, -E इफेक्ट चलेगा, O नेगेटिव बनेगा यहां पर, और O नेगेटिव के साथ MgBr पॉजिटिव आके ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से अटैच हो जाएगा, और साथ में इसके एक OCH3 ग्रुप तो लगा ही हुआ है, OCH3, और एक आप यहां पर देख रहे हो हाइड्रोजन भी है। तो ये चीज बनेगी सबसे पहले। फिर इसके बाद यहां से जो MgBr पॉजिटिव है ये OCH3 ग्रुप के साथ यहां से लूज होगा, यहां से मैग्नीशियम मिथॉक्सी ब्रोमाइड
ये वाला मॉलिक्यूल निकल जाएगा यानी कि लूज होगा और हमें मिलेगा, अब यहां पर आप देखो एक बॉन्ड ऑक्सीजन का ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड कार्बन का, तो इन दोनों एटम्स में एक बॉन्ड और यानी कि डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। इथेनॉल बना, तो इस एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है, हमने कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन किए थे, तो तब मैंने बताया था कि अदर एल्डिहाइड्स जो हैं दे गिव टर्शरी सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो इसमें ग्रेगनर रिएजेंट फर्दर एड अप होगा जाके CH3MgBr, जैसे ही इसमें रिएक्ट किया इसके साथ तो यहां पर मिलेगा हमें CH3CH3OMgBr। ये वाली रिएक्शन तो हम कर चुके हैं अभी, और इसमें अगर एसिड्यूलेटेड वाटर हम ऐड करें तो मैं ये रिएक्शन, ये स्टेप थोड़ा ऊपर ही लिख देता हूं, यहां इधर ही आगे कर लेते हैं। इसी को दोबारा अगर मैं साफ करके लिखूं, यहां पर मैग्नीशियम मिथॉक्सी ब्रोमाइड गया तो हमें मिला था इथेनॉल, और इसमें अगर ग्रिग्नर्ड रिएजेंट ऐड किया तो तब हमें ये वाला कंपाउंड मिलता है। और इसके बाद एसिड्यूलेटेड वाटर अगर इसमें ऐड करें, हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, तब हमें मिलता है यहां पर एक सेकेंडरी अल्कोहल का मॉलिक्यूल। तो ये मैंने आपको लाइन लिखवाई थी कि एस्टर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड गिव सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लिख सकते हो कि एस्टर्स ऑफ अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स ऑफ अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव टर्शरी अल्कोहल्स, एस्टर्स ऑफ अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव टर्शरी अल्कोहल्स। जैसे मैं यहां पर ये दूसरा एस्टर यूज कर लिया, मिथाइल इथेनोएट, दूसरे एसिड का, इथेनोइक एसिड का एस्टर है ये। तो अब आप देख सकते हो कार्बोनिल कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप तो पहले ही लगा है, एक CH3 ग्रुप और आके लग गया, यानी कि यहां पर CH3 ग्रुप एक और है। फिर यहां से मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड निकल गया तो हमें मिलेगा एक कीटोन, और कीटोन से तो आपको पता ही है कि ग्रेगनर्ड रिएजेंट अटैक करके किस तरीके से टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। पहले ये बनेगा, फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से हमें टर्शरी अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो एस्टर तो होंगे या मीथेनोइक एसिड के या बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। तो अगर मीथेनोइक एसिड का हम एस्टर यूज करें तब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनी थी, और इस तरीके से अगर कोई भी और एसिड हम यूज कर लें, किसी भी और कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर अगर यूज करें तो उसमें ग्रिग्नर्ड रिएजेंट ऐड करके हम रिएक्शन करवाएं तो टर्शरी अल्कोहल ही बनती है। तो एस्टर से पहले बना कीटोन, और कीटोन में ग्रिग्नर्ड रिएजेंट अगर हम ऐड करें तो हमें टर्शरी अल्कोहल ही डेफिनेटली ऑब्टेन होती है। तो इस तरीके से जो हम कर रहे थे मेथड कि एस्टर से हम किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसमें आपने देख लिया कि बाय ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, बाय यूजिंग ग्रिग्नर्ड रिएजेंट हमने अल्कोहल्स बना ली, सेकेंडरी अल्कोहल भी और टर्शरी अल्कोहल भी यहां पर बन गई। फिर इसका एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करके भी हम अल्कोहल बनानी सीखेंगे।